हम अगर देखें तो इज़राइल और सऊदी अरब में काफ़ी अच्छी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, लेकिन जब से हमास ने इज़राइल के ऊपर आक्रमण किया है और बंधक बना लिया है कुछ इज़राइली नागरिकों को, इनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, तब से यूएई और सऊदी अरब इज़राइल की जो दोस्ती है वो खटास में आ गई है। और रीज़न यही है कि उसने ये बोला है सऊदी अरेबिया ने कि तुम हमारे भाइयों की हत्या करो और हम दोस्ती निभाएं। 72 साल बाद शुरू हुई इज़राइल सऊदी अरब की जो यारी थी 37 डेज़ में ही खाक में मिल चुकी है। अगर हम देखें फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी संयुक्त अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका से इज़राइल की आक्रामकता को रोकने और फ़िलिस्तीनियों की रक्षा के लिए गाज़ा पर कब्जे और हमले को समाप्त कराने का आग्रह किया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार को मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी और अरब लीग की आपात बैठक हुई, जिसमें गाज़ा पट्टी पर इज़राइल के भीषण हमले पर चर्चा भी हुई और आगे की रणनीति बनाई गई। सऊदी अरब ने शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। इस दौरान शुरुआती संबोधन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाज़ा में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की और कहा कि हम एक मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की विफलता की गवाही देता है। मतलब यूएन अब विफल हो चुका है। क्राउन प्रिंस ने ये कहा कि गाज़ा पट्टी पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता का खतरा पहुंच चुका है। उन्होंने इस स्थिति का सामना करने और उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सभी नेताओं को एकजुट होने का आह्वान किया, रिक्वेस्ट की। अपने भाषण के दौरान क्राउन प्रिंस ने कहा, तत्काल सैन्य अभियान बंद करने, नागरिकों के लिए मानवीय गलियारे प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों को अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने की मांग दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन में हमारे हज़ारों भाइयों की बेवजह हत्या की जा रही है। उन्होंने गाज़ा में संवेदनहीन युद्ध की निंदा, जिसने अब तक लगभग 13,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। बता दें कि हाल ही में अमेरिका की दखल से इजराइल और सऊदी अरब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। ये दोस्ती 72 सालों के बाद हो रही थी और जब दोनों देशों के बीच 16 किलोमीटर की दूरी है और अब 37 दिनों से चल रहे गाज़ा इजराइल संघर्ष में ये दोस्ती जलकर खाक हो चुकी है। फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी संयुक्त अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका से इजराइल की आक्रामकता को रोकने के लिए फ़लस्तीनियों की रक्षा के लिए गाज़ा पर कब्जे और हमले को समाप्त कराने का आह्वान किया। अब्बास ने इजरायली हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान ने इस्लामिक देशों से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। हालांकि इजराइल फ़लस्तीन के बीच मध्यस्थता करने वाले कतर ने गाज़ा में बंधकों की रिहाई पर बातचीत करना शुरू कर दिया है। बता दें, हमास के खिलाफ शुरू किए गए इजराइल के युद्ध की वजह से सऊदी अरब, अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के संयुक्त प्रयासों ने विश्व भर में मुस्लिम नेताओं को शिखर सम्मेलन के लिए रियाद में एक मंच पर साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सऊदी अरब में हो रही इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पहुंचे। पिछले 11 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई ईरानी राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचे। रईसी इस बैठक में फ़लस्तीनी काफिया पहनकर बैठक में पहुंचे थे। इस संयुक्त बैठक में भाग लेने वालों में अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, ओआईसी के महासचिव हुसैन ब्राहिम ताहा और फ़लस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के आयुक्त जनरल फिलिप लाजारिनी भी शामिल थे। इनके अलावा ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जायद अल नाहयान, लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब आजमी मिकाती और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो भी उपस्थित रहे। जय हिंद, जय भारत। नकबा पर चाबी लेकर प्रदर्शन क्यों करते हैं फ़लस्तीनी? यहाँ पर एक महिला को देख सकते हैं अपने घर की चाबी को दिखाते हुए। वे सरल हैं और भारी हैं। उनमें से कुछ में जंग लग गया है, लेकिन वे धातु के साधारण टुकड़े भर नहीं हैं, मतलब चाबियाँ हैं। फ़लस्तीनी हर साल नकबा दिवस पर सबसे कीमती अवशेषों में से एक
को लेकर सड़क पर उतरते हैं। इन अवशेषों में वो पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करने में कामयाब रहे हैं। ये अवशेष हैं उन घरों की चाबियाँ जिनसे उन्हें 75 साल पहले निष्कासित कर दिया गया था ब्रिटिश अम्पायर के द्वारा। वो कभी वहाँ वापस नहीं लौट पाए। लुबना, सोमाली, वेस्ट बैंक में नागरिकता और शरणार्थी अधिकारों को लेकर फ़लस्तीनी संस्थान केंद्र BADIL की बोर्ड सदस्य हैं। उन्होंने BBC को बताया, उन्होंने चाबियां इसलिए रखी हैं क्योंकि उनमें वापस लौटने की इच्छा और उम्मीद बनी हुई है और वे घरों का प्रतीक हैं। चाबी घर का प्रतीक होता है। वे कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे अभी भी खड़े हैं या नष्ट हो गए हैं। अपने घरों में लौटने का अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय कानून ने उनसे वायदा किया था। 14 मई 1948 को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी की घोषणा के अगले दिन इजराइल युद्ध में उतर गया। इस अरब इजराइल युद्ध के दौरान 7,50,000 से अधिक फ़लस्तीनी पलायन कर गए या उन्हें घरों से निकाल दिया गया। यह युद्ध 15 दिनों तक चला था। इसे अरब लोग नकबा या तबाही के रूप में भी जानते हैं। इसे हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इस प्रदर्शन में चाबियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। और आपको बता दें, इजराइल बनने वाले इलाके में रहने वाले फ़लस्तीनियों ने इजरायली सैनिकों और जायोनी मिलिशिया पर उन्हें बाहर निकालने का भी आरोप लगाया था। इन फ़लस्तीनियों को कभी वापस लौटने की इजाज़त नहीं दी गई। इजराइल क्या कहता है? इजराइल का कहना है, अनुमान है कि फ़लस्तीन की 80% आबादी को उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया था। आधिकारिक तौर पर हालांकि इजरायली अधिकारियों ने इसका बचाव किया था। उनका कहना था कि यह अरब देश थे जिन्होंने फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन और घर छोड़ने के लिए कहा था ताकि नवजात राज्य इजराइल पर आक्रमण करने के बाद उन्हें युद्ध के परिणाम न भुगतने पड़े। आज संयुक्त राष्ट्र करीब 60 लाख फ़लस्तीनी शरणार्थियों को मान्यता देता है। इनमें से कई जॉर्डन, गाजा, वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान और पूर्वी यरूशलेम के शिविरों में रहते हैं। सोमाली कहते हैं कि फ़लस्तीनी समुदाय के बीच बहुत डर था। बहुत से लोग जो कुछ ले जा सकते थे उन्हें लेकर भाग गए। बेशक उन्होंने चाबियां भी ले लीं। उन्होंने यह सोचकर अपने घर बंद कर दिए कि जब हिंसा कम हो जाएगी तो उन्हें वापस लौटने का मौका मिला तो जीवन फिर से शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। अगर हम देखें, भूगोल की बात करें, पिछली बातों की बात करें तो ज़िंदगी रातों रात ख़त्म हो गई थी। कई मामलों में लौटने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, जैसा कि महान फ़लस्तीनी कवि महमूद दरवेश के गृहनगर अल बिरवा के मामले में कहा जाता है। जब 11 जून को इजरायली सैनिक पहुंचे तो एकर से करीब 10 किलोमीटर दूर अल बिरवा में करीब 1500 लोग रहते थे। आज केवल वहां स्कूल खड़ा है जो कभी वहां था। गलील के अल मकर में रहने वाले मोहम्मद कयाल, जिनके परिवार को भी अल बिरवा से भागना पड़ा था, उन्होंने युदेदी में स्थित अपने घर से BBC को बताया कि जिस दिन सैनिक सामने आए, मेरे माता पिता अपनी कुछ चीज़ें लेकर पास के शहर में चले गए। वहाँ उन्होंने मेरे दादा दादी और मेरे 2 बड़े भाइयों के साथ जैतून के पेड़ों के नीचे कई दिन बिताए। उनके माता पिता अब्दुल रज़ीक और अमीना के पास अधिक ज़मीन थी। उन्होंने अपने खेत में फलों के पेड़, जैतून के पेड़ और अन्य फसलें लगाईं। पत्रकार और अनुवादक कयाल कहते हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने अच्छा जीवन जिया। उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो कहते हैं कि उन्हें याद है कि वे अक्सर फिल्मों या उस समय के अरब सितारों जैसे कुलजुम या मोहम्मद अब्दे बहाव के संगीत कार्यक्रमों के लिए हाइफा जाते थे। आराम की यह ज़िंदगी रातों रात ख़त्म हो गई थी। कयाल कहते हैं, अल बिरवा में केवल 50 लोग बचे थे जो पादरी के साथ शहर के चर्च में शरण लिए हुए थे। कुछ दिनों बाद हिंसक झड़पों के बाद उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया। कयाल परिवार के आसपास के गांव से अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की, जहां सालों उनका स्वागत किया गया। पहले एक जूज परिवार ने, फिर एक ईसाई परिवार द्वारा, अंत में एक मुस्लिम परिवार द्वारा उनका स्वागत किया गया। अब हम क्या करें, कहाँ पर हैं हम? तो बताइए आप कहाँ से हैं? अब्दुल रज़ीक ने एक कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। वो दिन में मजदूर और रात में गार्ड का काम करते। इस तरह काम करके वह अपने गृह नगर से करीब 2 किलोमीटर दूर युदेड़ी में ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने और एक कमरा बनाने के लिए बचत करने में कामयाब रहे। मोहम्मद का जन्म वहीं हुआ था और वो 67 साल तक
वहीं रहे। हालांकि कई अन्य फ़लस्तीनियों की तरह यदि आप उनसे पूछें कि वह कहाँ से हैं तो वो हमेशा जवाब देंगे अल बिरवा से। कयाल कहते हैं कि मेरे माता पिता ने अल बिरवा लौटने की उम्मीद कभी नहीं खोई। हालांकि उन्होंने दोबारा अपने शहर में कदम नहीं रखा। जब उनकी मौत हुई तो उन्हें अपन उस ज़मीन पर दफनाया भी नहीं गया जहाँ वो पैदा हुए थे। शहर के कब्रिस्तानों को अपवित्र कर दिया गया और 1948 के बाद वहाँ दोबारा किसी को दफनाया नहीं गया, यहाँ तक कि उनके सबसे मशहूर पड़ोसी महमूद दरवेश को भी। दरवेश का कयाल की कहानी निर्वासन की उन सैकड़ों हजारों कहानियों में से एक है जिन्होंने फ़लस्तीनी राष्ट्रीय चेतना को बुना है। फ़लस्तीनी अमेरिकी इतिहासकार रशीदी खालिदी बताते हैं कि फ़लस्तीनी जानते हैं कि उनमें से कई कस्बे और वे घर अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन चाबी फ़लस्तीन लौटने की इच्छा का प्रतीक बनी हुई है। खालिदी अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में आधुनिक अरब अध्ययन के एडवर्ड सईद प्रोफेसर हैं। घुसपैठ और गैर हाजिरी अपने घर की चाबी प्रदर्शन करते प्रोफेसर खालिदी के अनुसार अल बिरवा की तरह करीब 400 फ़लस्तीनी नगर पालिकाएँ प्रभावित हो गई थी उस टाइम पर। प्रोफेसर खालिदी के मुताबिक 1947 के अंत में लड़ाई शुरू होने और 14 मई 1948 को इजराइल राज्य की घोषणा तब तक करीब 3 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निष्कासित कर दिया गया था। प्रोफेसर खालिदी ने फ़लस्तीन 100 ईयर्स ऑफ कॉलोनिज्म एंड रेजिडेंस नाम से किताब लिखी है। वो कहते हैं युद्ध की शुरुआत के बाद इजरायली सेना ने फ़लस्तीनियों का अधिक व्यवस्थित निष्कासन शुरू किया। इससे 4.5 लाख अतिरिक्त लोगों को अपने घर ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लुबना शोमाली बताते हैं कि आंकड़े अनुमानित हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि 80% फ़लस्तीनियों को निष्कासन का सामना करना पड़ा था। प्रोफेसर कहते हैं केवल वो लोग जो इजराइल में रुके थे जो पहली जनगणना में रजिस्टर्ड थे उन्हें ही इजरायली नागरिक माना गया था। अन्य सभी को अनुपस्थित घोषित कर उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। कुछ स्थानों पर जहां लोगों ने विरोध किया, इतिहासकारों ने कुछ नरसंहारों का दस्तावेजीकरण भी किया, जैसे देर यासीन जहां 100 फ़लस्तीनियों की हत्या कर दी गई। यह हाल ही में आई एक इजरायली डॉक्यूमेंट्री में इम्पोर्टेंट विषय रहा है, सब्जेक्ट रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक 1948 में ब्रिटिश मैंडेट के मुताबिक फ़लस्तीन की केवल 1/3 आबादी करीब 6 लाख लोग ही यहूदी थे। प्रोफेसर खालिदी कहते हैं कि इस समुदाय के पास केवल करीब 7% ज़मीन का ही मालिकाना हक था जो निजी हाथों में नहीं थी। वो कहते हैं कि यह ज़मीन ज्यूश नेशनल फंड या ज्यूश कॉलोनाइजेशन एजेंसी जैसे यहूदी संगठनों के हाथ में थी, जबकि ज़मीन का अधिकांश हिस्सा राज्य या अरब मालिकों का था। इजराइल स्वायत्त नीति संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक लगभग 60 लाख फ़लस्तीनी शरणार्थी हैं। प्रोफेसर खालिदी प्रमुख अकादमिक जर्नल ऑफ फ़लस्तीन स्टडीज़ के डायरेक्टर भी हैं। वो कहते हैं कि लोगों को निकालना युद्ध की एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि स्वव्यवस्थित सिस्टमैटिक नीति रही होगी। ठीक है, आप जनसांख्यिकी को बदले बिना एक बहुसंख्यक अरब देश को यहूदी राज्य में परिवर्तित नहीं कर सकते थे। प्रमुख कहते हैं कि यहूदी नेताओं ने 1930 के दशक से ही समझ लिया था कि केवल अप्रवासन द्वारा यहूदी बहुमत बनाना संभव नहीं है, उन्हें अरब में स्थानांतरित होना होगा। हालांकि इजराइल के पहले शासकों ने एक बहुत अलग कहानी कर ली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यहूदी इतिहास के प्रोफेसर डेरेक पेंसलर ने भी BBC से कहा कि कई यहूदी आज भाई यह मानते हैं कि इजराइल की वजह से फ़लस्तीनियों ने पलायन नहीं किया। प्रोफेसर पेंसलर कहते हैं कि वास्तव में इजरायलियों ने इस सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि अरब न जाएं, लेकिन आज इतिहासकारों के बीच दृष्टिकोण बदल चुका है। पेंसलर कहते हैं कि इजरायली इतिहासकारों में इस बात पर आम सहमति है कि फ़लस्तीनियों ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। 1967 के युद्ध में कितने लोग विस्थापित हुए? 1967 के 6 दिन के युद्ध में यरूशलेम पर कब्जे के बाद वहाँ निर्माण करवाते इजरायली, है ना, यह एक प्रकार का नाटक था और 1948 में ख़त्म नहीं हुआ था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNRWA के आंकड़ों के मुताबिक 1967 के 6 दिनों के युद्ध के बाद अन्य 3 लाख लोग प्रभावित हुए, विस्थापित हो गए। हजारों फ़लस्तीनी जो उन दिनों विदेश में काम कर रहे थे, रिश्तेदारों से मिलने गए थे या पढ़ाई कर रहे थे, जैसा कि लुबना
लुब्ना शमाली के पति के साथ हुआ। वे अपने घर नहीं लौट सके, वे शरणार्थी बन गए। उसके बाद से इजराइल ने फ़लस्तीनी क्षेत्र में 140 बस्तियों के निर्माण की इजाज़त दी है। इनमें करीब 6 लाख यहूदी रहते हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवैध मानता है। इन विस्थापित लोगों की वापसी के अधिकार को 11 दिसंबर 1948 को इन्हें दिसंबर 1948 को स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को 194 द्वारा अनुमोदित किया गया। यह फ़लस्तीनियों और उनके नेताओं की प्रमुख मांगों में से एक है। इस प्रस्ताव में कहा गया, जो शरणार्थी अपने घरों में लौटना चाहते हैं और अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें यह भी बताया गया कि जो लोग वापस न लौटने का फैसला करते हैं, उन्हें उनकी संपत्ति के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इजरायली सरकारों का मानना रहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 194 फ़लस्तीनियों के लौटने की विशिष्ट अधिकार को मान्यता नहीं देता, बल्कि यह सिफारिश करता है कि शरणार्थियों को लौटने की अनुमति दी जाए। डायरेक्ट फैंसलर कहते हैं कि 1950 के दशक में सरकार की कहानी यह थी कि अरबों ने युद्ध शुरू किया, इसलिए उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े, और यह कहानी आज भी मौजूद है। यह अरब इजराइल संघर्ष के समाधान की तार्किक खोज के प्रमुख बाधाओं में बन गया। 90 लाख की आबादी वाले इजराइल का दावा है कि वह 50 लाख से अधिक शरणार्थियों को वापस नहीं आने दे सकता, क्योंकि इसका मतलब यह एक यहूदी राज्य के रूप में उसके अस्तित्व का अंत हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इजराइल और हमास की जंग में बस 2 लोग मज़े मार रहे हैं, वो है रसिया और चाइना। अभी अभी एक एयर शो हुआ है, इससे रिलेटिव एक रिपोर्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। सुखोई 35S, KA-50S see massive surge in a global demand. Russia says US team naturally interested in alligators. As Russia attempts to market its weapons to potential customers at the Dubai Air Show, there are claims that the demand for Russian systems like Sukhoi 35 fighter jets, KA-52 helicopters, T-90 tanks, and heavy flamethrower system has recorded a surge in a global arms market after their combat performance in Ukraine. Deputy General Director of Rostec, Vladimir Artishkov, said, "If we talk about specific samples that have received an increase in demand due to results of combat use, these are, for example, Sukhoi 35 fighter jets, KA-52 combat helicopters, and controlled means of aviation destruction, T-90 tanks, TOS-1A heavy flamethrowers system, Mesta S self-propelled howitzer, Tornado G and Tornado S, Cube E barrage ammunitions, air defense, and RAV system, UAV control system, and small arms." Artikov said Russian military hardware has demonstrated its reliability and potency when facing off against contemporary Western adversary hardware in the so-called special military operation. John Ryanovsky reported, citing an interview Russia Kaya Gazetja. Jai Hind, Jai Bharat. And fall of drone warfare in the Ukraine-Russia war, India startups paved the way forward. It means that the Ukraine-Russia conflict, marked by its recent drone warfare, has showcased the importance of adapting and involving unmanned aerial system in the modern warfare. At the beginning of conflict, the Turkish Bayraktar TB2, a medium altitude, long endurance unmanned combat aerial vehicle UCAV, was touted as a game changer in Ukraine's favor. However, as Russia bolstered its air defense system, the TB2 Dawn quickly lost their effectiveness and became
susceptible to countermeasures, forcing Ukraine to reduce their usage significantly. In response to these challenges, Indian startups are now at forefront of developing a multi-mission recoverable small unmanned aerial system UAS. This innovative technology is designed to enhance and the reconnaissance capabilities of medium altitude, long endure MALE email and high altitude long endure HAL UAV before they enter high risk operational area. The multi mission recoverable small UAS can be launched from a large UAVs and has the unique ability to be recovered in mid flight. These small UAS units will be enclosed in specialized pods, which can also serve as recharging stations for the drones after their missions. They will establish direct communication with the drone operators via the parent UAV, providing real time, accurate information about the operational area. One of the critical issues faced in the Ukraine Russia conflict was the threat posed by the shoulder fire MANPADS man portable air defense system and a short range air defense system to non stealthy slow moving male and HAL UAVs. The multi mission recoverable small UAS addresses this challenge by offering capabilities beyond traditional reconnaissance such as intelligence, surveillance, reconnaissance, and ISR means intelligence, surveillance, reconnaissance, signal intelligence SIGINT, and electronic intelligence ELINT, as well as jamming capabilities. This multifunctional approach adds a layer of protection to the parent UAV in high risk operations. The need to adapt and innovate in a realm of unmanned aerial system is evident as the Ukraine-Russia war highlights both the potential and limitations of such technology in modern conflict. Indian startups are at the forefront of these efforts, working to create cutting-edge solutions that can shape the future of drone warfare. Thank you so much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.